वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स के बजाय किसी अक्ष पर मौजूद बिंदु के निर्देशांकों के बीच जो संबंध होता है उस पर। कहने का मतलब ये है कि अभी अभी हमने जो बात की थी उसमें हमने बताए थे कि जो बिंदु थे जैसे ए, बी, सी और डी, ये जो बिंदु हमने बनाए थे ये हमने किस तरह से बनाए थे, ये कहाँ पर मौजूद थे। ये ए बिंदु जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद था, दूसरा जो बी बिंदु था ये सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद था, सी बिंदु जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में मौजूद था, और चौथा डी जो बिंदु था वो चौथे चतुर्थांश में चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ए बिंदु है इसकी जगह यहाँ पे मान लीजिए कोई पी बिंदु है, ये पी, ये बिंदु पी। अब आप बता सकते हैं कि पी बिंदु कहाँ पर मौजूद है, कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बिंदु लगा हुआ है क्यू, क्यू, तो क्यू बिंदु जो है कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो जब आप इसको देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि P जो बिंदु है ये किसी क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। ना तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान सकते हैं, पहले चतुर्थांश में मान सकते हैं, ना इसको चौथे में मान सकते हैं। ये क्वाड्रेंट्स में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये तो अक्ष पर मौजूद है, एक्सिस पर मौजूद है, एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर मौजूद है, क्वाड्रेंट्स में मौजूद ही नहीं है। इसी तरह जो Q है, Q वाला जो है वो भी किसी क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। Q बिंदु जो है, Q पॉइंट जो है वो भी अक्ष पर मौजूद है। कौन से अक्ष पर मौजूद है, y अक्ष पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में इनके निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, ये समझने वाली बात। देखिए, हम P बिंदु की बात कर रहे हैं, बिंदु P की बात कर रहे हैं। बिंदु P में अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें, x निर्देशांक की बात करें, या P बिंदु पे y का निर्देशांक की बात करें,
तो देखिए अगर हम x निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो x निर्देशांक का मतलब क्या है, P बिंदु की y अक्ष से दूरी। x निर्देशांक का मतलब क्या होता है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो P बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है लाल वाला। अब इससे P बिंदु की दूरी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 5। तो ये जो 5 है, x बराबर 5, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, P बिंदु की x अक्ष से दूरी। अब P बिंदु की x अक्ष से दूरी माने तो देखिए x अक्ष पे ही मौजूद है, दूरी तो कोई है ही नहीं, यानी y का मतलब है 0। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बिंदु Q की बात करें, बिंदु Q की बात करें और Q के x कोऑर्डिनेट की बात करें और Q के y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो पहले हम बात करें x कोऑर्डिनेट की। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, x निर्देशांक का मतलब होता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो अब बिंदु जो Q है, ये जो पॉइंट है, इसकी y अक्ष से दूरी अगर हमें पूछी जाए तो देखिए y अक्ष पे ही मौजूद है, ये तो कोई दूरी तो है ही नहीं, ये तो खुद ही y अक्ष पे मौजूद है। तो y अक्ष पे दूरी कितनी हुई, 0। x कोऑर्डिनेट यानी y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी है ही नहीं, 0 है, 0 कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये जो बिंदु Q है इसकी x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष नीचे है, इससे दूरी देखनी है हमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 आई बात समझ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिंदु P x अक्ष पर मौजूद है, x अक्ष पर मौजूद है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर मौजूद है, जैसा कि यहां पर Q मौजूद है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। आई बात समझ में। जब भी हम बात करते हैं किसी अक्ष पर मौजूद बिंदु की, तो अगर वो बिंदु x अक्ष पर मौजूद है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। और अगर वो बिंदु y एक्सिस पर है, y अक्ष पर है, तो उसका x जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। ये हमें याद रखने वाली बात है, समझ में आई बात। अगर बिंदु x अक्ष पे है तो y बराबर 0 होगा, अगर बिंदु y अक्ष पे है तो x बराबर 0 होगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इस पर कुछ सवाल भी दे देते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया कि किसी के निर्देशांक हमें मान लीजिए दे दिए 3,0 और ये पूछा कि बताइए ये कौन से अक्ष पर मौजूद है। मान लीजिए x बराबर 3 है और y बराबर 0 है, तो बताइए कौन से अक्ष पर मौजूद है ये। तो y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये कौन से अक्ष पर मौजूद है, x अक्ष पर। अगर हमसे ये कहा जाए कि x बराबर 0 और y बराबर 7, बताइए कौन से अक्ष पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर मौजूद है। ठीक है, याद रहेगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर x अक्ष पे बिंदु मौजूद है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, और अगर y अक्ष पर बिंदु मौजूद है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई बिंदु मूल बिंदु पर मौजूद है, यानी ओरिजिन पे मौजूद है, यानी यहां पर मौजूद है, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अगर कोई बिंदु मूल बिंदु पर मौजूद है, यानी यहां ओरिजिन पे मौजूद है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे।
तो मूल बिंदु का अगर हम x निर्देशांक की बात करें, यानी मूल बिंदु की x निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई, कितनी है, 0। तो x निर्देशांक भी 0 हो गया। और अगर हम मूल बिंदु के y निर्देशांक की बात करें तो y निर्देशांक का मतलब क्या होता है, y निर्देशांक का मतलब होता है जो भी बिंदु है उसकी x अक्ष से कितनी दूरी है। तो इसकी x अक्ष से जो दूरी है वो कुछ भी नहीं है, वो x अक्ष पे ही मौजूद है, इसलिए ये भी 0। तो यानी जब भी हम मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 माने जाते हैं, यानी x निर्देशांक भी 0 है और y निर्देशांक भी 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु की जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसके दोनों निर्देशांक x और y वो 0 होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कार्तीय पद्धति में, यानी कार्टेशियन सिस्टम में निर्देशांकों का मान, यानी वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स, उनको लिखने के तरीके पर। यानी कार्तीय पद्धति में कार्टेशियन सिस्टम में हम निर्देशांकों के मान किस प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए हमें x निर्देशांक दे रखा है 5 और y निर्देशांक हमें दे रखा है 7। तो हम इन निर्देशांकों को किस तरह से लिखेंगे कार्टेशियन पद्धति में, कार्तीय पद्धति में। देखिए, पहली बात तो ये है कि निर्देशांकों को हम जब भी लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं, यानी पहला निर्देशांक, x निर्देशांक कितना है, 5। तो पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद में कॉमा लगा करके दूसरा निर्देशांक यानी y निर्देशांक लिखेंगे 7। यानी x बराबर 5 और y बराबर 7 अगर हमें दे रखा है और हमें कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कार्तीय पद्धति में निर्देशांकों को लिखना है तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 5,7। ठीक है, 5,7। इसमें पहला निर्देशांक जो होता है वो x कोऑर्डिनेट बताता है, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, हम बता चुके हैं आपको। और दूसरा जो निर्देशांक दूसरा होता है वो y कोऑर्डिनेट बताता है, यानी y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोटि, कोटि। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम एब्सिसा, एब्सिसा, यानी भुज। भुज और कोटि के बारे में बताया था ना हमने आपको, तो यहां ध्यान रखना है। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं और दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं और x और y कोऑर्डिनेट के बीच में कॉमा लगाते हैं। ये तो हमारा लिखने का तरीका है। अगर मान लीजिए हमें लिखा हुआ कहीं पर -3,5 और हमसे पूछा जाए बताइए भुज या एब्सिसा कौन सा है, इसका मतलब है कि हमें x कोऑर्डिनेट बताना है। और इसका मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कौन सा होगा इन दोनों में से, पहला वाला, यानी भुज या एब्सिसा जो होगा वो होगा -3। अगर हमसे कहा जाए ऑर्डिनेट बताइए या कोटि बताइए, तो ऑर्डिनेट या कोटि का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक। y निर्देशांक कौन सा होता है, दूसरा वाला, यानी वो होगा 5। ठीक है, तो लिखने का तरीका समझ में आ गया कि ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर कॉमा लगा के y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट को हम भुज या एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक विशेष शब्द जिसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। अब सवाल उठता है, ये क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि निर्देशांकों की जो कार्तीय पद्धति है, कार्टेशियन सिस्टम है, उसके अंदर जब हम निर्देशांकों को लिखते हैं तो पहले एक्स निर्देशांक को लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम भुज या एब्सिसा भी कहते हैं, और उसके बाद में कॉमा लगा करके और वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, वाई निर्देशांक को लिखते हैं। वाई निर्देशांक को हम कोटि या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और इन दोनों निर्देशांकों को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब क्योंकि निर्देशांकों को लिखते समय कार्तीय पद्धति के अंदर उनका क्रम जो होता है वो फिक्स होता है, उनका क्रम बिल्कुल निश्चित होता है। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो क्योंकि निर्देशांकों का क्रम फिक्स होता है, इसलिए इस जोड़े को, निर्देशांकों का ये जो जोड़ा होता है एक्स और वाई का, इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। ठीक है। या ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यह है कि अगर हमने कहीं पे x, y लिखा है और दूसरी जगह पे हमने मान लीजिए y, x लिख दिया है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। x, y और y, x अगर इनका क्रम बदल दिया जाए तो ये दोनों असमान हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे। ये समान तभी हो सकते हैं जब यदि x बराबर y, x और y दोनों बराबर हों, तब तो ये समान हो सकते हैं, अन्यथा समान नहीं होंगे। अन्यथा समान नहीं होंगे। अगर x और y बराबर नहीं है तो ये कभी भी समान नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 3,4 लिखा हुआ है कहीं पर, और हमने मान लीजिए गलती से लिख दिया 4,3, तो क्या ये दोनों समान हैं? नियम के मुताबिक x और y अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, इसलिए ये क्या है? असमान है, समान नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर के चिन्ह को हमने काट दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है। अलग अलग। ये समान कब हो सकते हैं? अगर x बराबर y हो, यानी x भी 3 हो और y भी 3 हो, तो ऐसी स्थिति में अगर क्रम हम बदलेंगे, हमने लिख दिया 3,3 और इसको क्रम बदल के भी हम लिखेंगे तो भी 3,3 ही लिखा जाएगा, यानी अब बराबर हो गए। ठीक है। यानी ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग्म में क्या होता है? x और y इन दोनों का क्रम फिक्स होता है, पहले x आएगा उसके बाद में y आएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है तो x, y और y, x ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। कब तक बराबर नहीं होते हैं? अगर x और y इन दोनों का मान बराबर नहीं है तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर है तो बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्रमित युग्म में समझने वाली बात इतनी है कि जब भी हम निर्देशांकों को लिखेंगे तो पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद में y निर्देशांक लिखा जाता है। अगर हम निर्देशांकों का क्रम बदलना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्रम बदलने पर निर्देशांकों का अर्थ भी बदल जाता है। इसका एक ही अपवाद है। अपवाद क्या है? अगर x और y दोनों निर्देशांक समान हों तब जाकर के क्रम बदला जा सकता है, जैसा कि इस कंडीशन में 3,3 है, क्रम बदलेंगे तो भी 3,3 ही कहलाएगा। ठीक है। अगर ये अलग अलग है, मान लीजिए 3,4 होता तो क्रम बदलने पे ये 4,3 हो जाता ना, अलग अलग हो जाता। ठीक है। ऐसी स्थिति में बराबर नहीं होता। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्रमित युग्म की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे निर्देशांकों को देख करके, यानी कोऑर्डिनेट्स को देख करके और बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर। यानी मान लीजिए हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मान लीजिए ए कोई बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 5,7। बी जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -4,3। और सी जो कोऑर्डिनेट है, सी जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हमें दे रखे हैं -6, -7। और डी जो बिंदु है उसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 6, -8। और इन सभी बिंदुओं को ए बी सी डी, इनको ग्राफ पेपर पे हमें अंकित करना है। तो जब भी हमें ग्राफ पेपर पर किन्हीं बिंदुओं को जिनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं उन्हें अंकित करना होता है, तो सबसे पहले हमें चुनना पड़ता है एक पैमाना या स्केल। पैमाना या स्केल का मतलब क्या है? पैमाना या स्केल, पैमाना या स्केल का मतलब है ग्राफ पेपर पे हमें कोई पैमाना मानना है, स्केल माननी है। मतलब ये है कि ग्राफ पेपर पे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो हर ब्लॉक का एक मतलब, एक अर्थ बताना है हमें। तो पैमाने में हम जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, इकाई। यूनिट इकाई, इकाई का मतलब है हमारा एक खाने से है, एक खाने से, यानी एक खाने का मतलब हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे। अगर हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी अंकित करनी है तो यानी एक खाना हम चलेंगे, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये सारी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो स्केल मान लिया, सबसे पहले पैमाना मान लिया। उसके बाद में हम अंकित कर रहे हैं बिंदु ए को, बिंदु ए को। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5,7। 5,7 का मतलब क्या हुआ? 5 क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और 7 क्या है? ये वाई निर्देशांक है, ठीक है। अब एक्स निर्देशांक 5 है, इसका मतलब क्या है? वाई से जो दूरी है वो कितनी है? 5 है। यानी एक्स अक्ष पे हमें चलना है 5, किधर? प्लस की तरफ। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, साफ नजर आ रहा है हमें ग्राफ पेपर के अंदर, गुलाबी रंग की लाइन है, ठीक है। एक्स अक्ष में प्लस की तरफ, यानी ये मूल बिंदु है हमारा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हम जानते हैं 0,0 माना जाता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ठीक है। अब मूल बिंदु जो है इससे हमें 5 चलना है प्लस की तरफ, एक्स की तरफ, एक्स पे 5 चलना है, यानी 1, 2, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चल दिए। तो ये हो गया हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट पहुंच गए हम। अब चलना है हमें 7, वाई पे 7 चलना है। वाई प्लस का है, पॉजिटिव है, यानी वाई एक्स पे 7 चलना है, यानी ऊपर की तरफ हमें 7 चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो बिंदु आया इसको बिंदु ए लिखेंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 5,7, ठीक है। 5,7 आया लिखना, ठीक है। अब बी बिंदु की बात करते हैं। देखिए बी बिंदु में क्या है? -4,3, यानी एक्स अक्ष पे हमें 4 चलने हैं माइनस की तरफ और वाई अक्ष पे 3 चलना है। तो एक्स अक्ष पे 4 चलना है माइनस की तरफ, यानी मूल बिंदु अगर ये है तो माइनस की तरफ चलना है 4। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 चल दिए, ये x -4 आ गया। अब y अक्ष पे चलना है 3, किधर? प्लस की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। 1, 2 और 3, यानी ये जो बिंदु आ गया, ये बिंदु हो गया हमारा b। और इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो हो गए -4,3, ठीक है। अब सी बिंदु की बात करते हैं। सी बिंदु में क्या दे रखा है हमें? -6, -7, यानी एक्स अक्ष पे हमें चलना है 6, माइनस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, और वाई अक्ष पे भी चलना है 7, वो भी ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए ये मूल बिंदु हमारा हो गया।
एक्स अक्ष पे -6 चलना है, यानी ऋणात्मक दिशा में 6 चलना है, यानी 1 2 3 4 तो हम चले ही थे, 5 और 6, ये 6 चल गए ऋणात्मक। ठीक है, अब y अक्ष पे 7 चलना है, ऋणात्मक चलना है y अक्ष पे, यानी नीचे की तरफ चलना है। कितना चलना है? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया 7। तो ये जो बिंदु आया, ये बिंदु हो गया हमारा C, और इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो कितने हो गए? -6, -7। ठीक है, इसी तरह अगर D बिंदु की बात करें हम, D बिंदु में हमें क्या दे रखा है? 6, -7, यानी x अक्ष पे 6 चलना है पॉजिटिव प्लस की तरफ, और y अक्ष पे 8 चलना है नेगेटिव ऋणात्मक, यानी नीचे की तरफ। तो x अक्ष पे 6 चलेंगे पॉजिटिव, तो देखिए ये मूल बिंदु x अक्ष पे चल रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 चल दिए हम, ये 6 आ गए। अब y अक्ष पे चलना है हमें 8 ऋणात्मक, यानी नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये बिंदु आ गया। तो ये जो बिंदु हुआ ये हो गया हमारा D, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो हो गया 6, -8। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक देख करके और उस बिंदु को ग्राफ पेपर पर हम अंकित कर सकते हैं। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि किसी बिंदु के x या y अक्ष पर दर्पण प्रतिबिंब के, मिरर इमेज के निर्देशांक ज्ञात कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिंदु हमें दिया जाए, मान लीजिए ये कोई बिंदु हमें दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि x अक्ष पे कोई दर्पण रखा हुआ है, या y अक्ष पे कोई दर्पण रखा हुआ है। दर्पण को हम इस तरह से बना देते हैं, मान लीजिए ये दर्पण होता है, या y अक्ष पे कोई दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, x अक्ष पे कोई दर्पण रखा है या y अक्ष पे कोई दर्पण रखा है, तो उस दर्पण के अंदर ये जो बिंदु A है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ये हमें पता करना है। कैसे पता करते हैं? देखिए, इसके लिए एक बात समझने की है। समझने की बात क्या है कि जब भी हम दर्पण में प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये कोई मोमबत्ती है और इसकी हम किसी दर्पण के अंदर, कोई भी दर्पण है, इसके अंदर इमेज बनाना चाह रहे हैं, और मान लीजिए दर्पण में ये इमेज बन रही है, ये बन गई इमेज मोमबत्ती की। ठीक है, तो ये मोमबत्ती की दूरी और दर्पण, मान लीजिए मोमबत्ती दर्पण के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो दर्पण और उसकी इमेज यानी प्रतिबिंब, ये इमेज है, प्रतिबिंब है, इसकी दूरी भी 1 मीटर ही होगी। यानी किसी भी बिंब का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी मोमबत्ती हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बिंब हो, उसका अगर प्रतिबिंब बनना की बात हम कर रहे हैं, उसकी इमेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी बिंब का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कि वो बिंब दर्पण से रखा हुआ है। आई वो समझ बात? इस बात को हमें ध्यान रखना है, यानी दूरी समान होती है, बस साइड, अपोजिट साइड बदल जाती है। ये इस साइड में बना हुआ है, बिंब इधर रखा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में साइड बदल जाती है, दूसरी साइड में इसकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर 2 प्रकार के सवाल हमारे सामने आते हैं कि अगर x अक्ष के ऊपर दर्पण रखा हुआ है, बिंदु A है,
ठीक है। और अगर वाई एक्स पे दर्पण रखा हुआ है, बिंदु मान लीजिए ए ही है, सेम ही है, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, अगर बिंदु ए है, इसके निर्देशांक देखिए, पहले तो निर्देशांक क्या है वो पता करते हैं अपन पहले तो ए का। तो देखिए ए का 1 2 3 4, वाई एक्स से जो दूरी है ए बिंदु की वो कितनी है? 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4। एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब पहले हम 4 लिख देंगे ब्रैकेट से, 4 कॉमा। अब ए की वाई एक्स से दूरी, सॉरी एक्स एक्स से दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 दूरी, 6 दूरी है। किधर है? प्लस की तरफ है, ठीक है। यानी वाई एक्स, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? वो हो गया 6, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 6 हो गया, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखिए, अब इसकी इमेज यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा? दर्पण अगर एक्स एक्स पे रखा हुआ है तो वो जस्ट अपोजिट एक्स एक्स की तरफ ही बनेगा, इधर बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब कैसे बनेगा? देखिए, दर्पण अगर एक्स एक्स पे रखा हुआ है तो, दर्पण अगर एक्स एक्स पे रखा हुआ है तो एक्स निर्देशांक सेम होगा। अगर दर्पण एक्स एक्स पे रखा हुआ है तो एक्स निर्देशांक तो सेम होगा, यानी इमेज जो है एक्स निर्देशांक सेम होगा, मतलब इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? देखिए जस्ट अपोजिट, यहां एक्स निर्देशांक सेम होगा, यानी 4 1 2 1 2 3 और 4 4, वो एक्स निर्देशांक तो सेम ही होगा, ठीक है। यानी दर्पण से एक्स निर्देशांक तो सेम होगा, लेकिन वाई निर्देशांक जो है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ 6 चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बनेगा। यानी अगर इमेज को हम ए डैश लिख दें तो इसके जो वो बनेंगे निर्देशांक होंगे वो होंगे 4 -6, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पे रखा हुआ है तो एक्स निर्देशांक सेम रहेगा और वाई निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा। बदला कि नहीं बदला? अगर जो है दर्पण वाई अक्ष पे रखा हुआ हो तो क्या होगा? वाई निर्देशांक सेम रहेगा, वाई निर्देशांक सेम रहेगा, यानी वाई अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे 6 यानी ऊपर की तरफ 6 चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक्स निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। 1 2 3 4, इसको ए डबल डैश मान लेते हैं, ए डबल डैश, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हो गए? 6 -4। आई बात समझ? अगर किसी बिंदु की, कोई भी बिंदु हो, उसकी एक्स अक्ष में मिरर इमेज पूछें, दर्पण प्रतिबिंब के निर्देशांक पूछे, या वाई अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब के निर्देशांक पूछे, तो हम किस तरह बताएंगे? देखिए, मान लीजिए बिंदु है ए और दर्पण अगर एक्स अक्ष पे रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब ए डैश बनेगा एक्स अक्ष के अंदर, उसमें क्या होगा? एक्स निर्देशांक तो सेम रहेगा, जिस भी अक्ष पे दर्पण रखा हुआ है वो वाला निर्देशांक सेम रहता है, यानी एक्स निर्देशांक तो सेम रहेगा और वाई निर्देशांक के निशान जो है, चिन्ह है, वो बदल जाता है, यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर वाई निर्देश, वाई अक्ष के अंदर दर्पण रख दें तो, वाई अक्ष पर दर्पण रख दें तो वाई अक्ष में जो इमेज बनेगी उसमें क्या होता है? वाई निर्देशांक तो सेम रहेगा, वाई अक्ष पे अगर इमेज की बात करें तो वाई निर्देशांक सेम रहेगा और एक्स निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह कुछ उदाहरण भी आते हैं। मान लीजिए हमें ये उदाहरण दे दिया
कि कोई बिंदु है P और इसके निर्देशांक हमें दे दिए 5,7 और हमसे ये कहा जाए कि भाई इसका जो है मिरर इमेज जो है एक्स अक्ष के अंदर, एक्स अक्ष में बताइए, एक्स अक्ष के अंदर दर्पण प्रतिबिंब के जो निर्देशांक है वो बताइए। तो एक्स अक्ष की बात हो रही है, इसका मतलब इसका एक्स निर्देशांक तो सेम रहेगा यानी 5, और वाई जो निर्देशांक है उसका चिन्ह बदल जाएगा यानी प्लस का 7 लिखा हुआ है जहाँ माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमसे कहा जाए कोई बिंदु है Q और उसका निर्देशांक मान लीजिए रखे हैं -3 और -7 -6। ठीक है। और कहा जाए कि इसका बताइए y अक्ष के अंदर, y अक्ष के अंदर इसकी इमेज बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो y अक्ष में पूछ रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x का चिन्ह बदल जाएगा। तो x में -3 लिखा हुआ है तो वो तो हो जाएगा 3 और y कोऑर्डिनेट सेम हुई है क्यों, हो जाएगा -6, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यानी किसी बिंदु के अगर x अक्ष में हम मिरर इमेज पूछ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब बोल रहे हैं, तो उसके जो निर्देशांक होंगे जब हम लिखेंगे तो x निर्देशांक तो सेम रहेगा और y निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम y अक्ष के अंदर उसका बात कर रहे हैं, y अक्ष में मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, तो y अक्ष में अगर मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो y निर्देशांक सेम रहता है और x निर्देशांक बदल जाता है। ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए कोई बिंदु दे दिया S और S बिंदु के जो निर्देशांक हमें दे दिए -3, 2, ये हमें निर्देशांक दे दिए। ठीक है। और हमसे कहा जाए कि भाई इसकी मिरर इमेज बतानी है, किस में बतानी है, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में भी बतानी है और वाई अक्ष में भी बतानी है। अगर एक्स अक्ष में बतानी हो तो उसके निर्देशांक कितने होंगे, एक्स अक्ष में बतानी है, इसका मतलब एक्स निर्देशांक तो सेम रहेगा यानी -3 और वाई निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा यानी 2 का -2 हो जाएगा। इस निर्देशांक की आ गया। और वाई अक्ष में जो इमेज बतानी है, अगर बतानी है तो वाई अक्ष में क्या होता है, वाई निर्देशांक तो सेम रहेगा यानी 2 और एक्स निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा यानी -3 का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज आ गई ना हमें अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमने पढ़े थे और बहुपद वाला लेसन भी हमने पढ़ा था, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो, अगर हम उसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफ पेपर पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। याद होगा आपको। देखिए उदाहरण के तौर पे कोई भी लेते हैं हम, मान लीजिए हमें कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमें दे रखा है x + y = 1। ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हमारा मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हों यानी 2 वेरिएबल हों, x और y। नाम कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा समीकरण जिसके अंदर 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल्स पाए जाते हैं और चरों की अधिकतम जो घात होती है वो 1 होती है। रैखिक समीकरण की पहचान है, चरों की अधिकतम घात 1 होती है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर मौजूद हो और जिसमें चरों की जो मैक्सिमम अधिकतम जो घात है वो 1 हो। ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है।
तो पहली बात तो यह है कि जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमें हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उदाहरण के लिए यही वाला ले लेते हैं जो हमने लिखा है, और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हमें ग्राफीय निरूपण करना हो तो ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं हम? देखिए, इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, x को y के पद में लिख लेंगे, x बराबर 1 माइनस वाई, ठीक है, और फिर एक टेबल बना लेंगे x और y के लिए, ठीक है। y का इच्छानुसार मान रख देंगे, कुछ भी y का मान लीजिए हमने रख दिया, मान लीजिए 2 रख देते हैं, y का मान हमने 2 रख दिया, तो x का मान कितना आ गया, -2 में से 1 गया तो -1, ठीक है। y का मान 3 रख दिया तो कितना आ गया, -3 में से 1 गया तो -2, ठीक है। अब इन मानों को अगर हम इस ग्राफ पेपर पे अंकित करना चाहें, यानी x बराबर -1, यानी x की तरफ -1 जाना है, यानी नेगेटिव में 1 जाना है, -1 ये चले गए, और y बराबर 2, यानी ऊपर की तरफ 2 जाना है, 1 और 2, यानी 1 पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। 1 पॉइंट हमारा ये हो गया, इसको हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1, 2, ठीक है। इसी तरह से x बराबर -2, यानी माइनस में 2 जाना है, यानी 1 और 1 ये 2, और y बराबर 3, यानी 1, 2, 3 ऊपर की तरफ जाना, ये बिंदु हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और यदि हमसे ये कहा जाए कि कोई भी बिंदु किसी सरल रेखा पर स्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम उस रेखा का जो समीकरण है, उस समीकरण के अंदर जो बिंदु हमें बताया गया है, उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनका मान रख दें तो वह समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पर हमें बिंदु ये दिया जाए P, और P बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए, x की जगह पे -2 लिख दिया और y की जगह पे 3 लिख दिया, और हमसे कहा कि P बिंदु जो है ये इस सरल रेखा पर, इस समीकरण वाले सरल रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन x और y के मानों को इस समीकरण में रख दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। रख के देखिए, यानी x बराबर -2 दे रखा है तो -2 लिख दिया, प्लस y बराबर इसमें 3 दे रखा है तो y जगह 3 लिख दिया, इक्वल्स टू 1। अब 3 में से -2 जाएंगे तो 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर होगा ना, LHS बराबर RHS, यानी समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है। तो यानी हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब भी हमसे ये कहा जाए कि कोई बिंदु किसी सरल रेखा पर मौजूद है तो उसका मतलब क्या होता है कि यदि उस रेखा के समीकरण में हम उस बिंदु के निर्देशांकों को रख दें, उनका मान रख दें, तो वह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब है उस समीकरण के दोनों पक्ष LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष और RHS साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला पक्ष, दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस जो प्रमेय है इसका जो संबंध है वो समकोण त्रिभुज से है, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? देखिए, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका मैं नाम लिख देता हूं ABC। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC,
ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो गया। इस 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको H से प्रदर्शित करते हैं, हाइपोटेनियस या कर्ण। ठीक है। और इसके बाद में जो दो भुजाएं हैं जिसमें 90 डिग्री का बन रहा है ए बी जो भुजा है इसको हम बोलेंगे लंब। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, परपेंडिकुलर P से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं आधार, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस, BASE। इसको हम स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर हमें कर्ण ज्ञात करना हो, कभी भी कर्ण ज्ञात करना हो यानी हाइपोटेनियस ज्ञात करना हो, तो उस समकोण त्रिभुज का जो बेस है, आधार है, उसका स्क्वायर कर दो, और उस समकोण त्रिभुज का जो लंब है, परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है। और उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, p का स्क्वायर। ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमें हाइपोटेन्यूस ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, तो इसका हम अंडर रूट निकाल देते हैं, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। इस फार्मूले से हम, इसको फार्मूले को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह हमारे काम में आएगा, इसको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समदूरस्थ बिंदु के अर्थ पर। ये शब्द भी कई बार हमारे सामने आएगा, समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंट। अंग्रेजी में समदूरस्थ को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। समदूरस्थ बिंदु या इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट, समदूरस्थ यानी ऐसा बिंदु जो समान दूरी पर हो, उसको हम समदूरस्थ बिंदु कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए P, ये कोई बिंदु है P, और इस बिंदु के समदूरस्थ बिंदुओं की बात हो रही है, यानी A और B, और ये कहा जा रहा है कि A और B, P जो बिंदु है A और B से समदूरस्थ है, यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी, ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। यानी क्या है, PA इक्वल्स टू PB, P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी ये बराबर है। तो समदूरस्थ या इक्वी डिस्टेंस बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जो किन्हीं बिंदुओं से समान दूरियों पर, P को हम समदूरस्थ बिंदु कह रहे हैं, किसकी तुलना में, A और B की तुलना में। आई बात समझ में? समदूरस्थ या इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ में आया।
ये शब्द बार बार इस्तेमाल आएगा, इसलिए समझने की बहुत जरूरत है इसको। समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद बिंदु। अगर हमसे कहा जा रहा है कि Q बिंदु R और S का समदूरस्थ है, इसका मतलब है Q जो बिंदु है ये R से और S से दोनों से समान दूरी पर है। अगर Q और R की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो Q और S की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिभुजों के कुछ प्रकारों पर, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पर। देखिए यहां पे 3 प्रकार के त्रिभुज हमने बताए हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी बाहें यानी जिसकी भुजाएं, जिसकी साइड्स समान हो। यानी ये जो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, इसका अगर हम नाम रख लें तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है ए बी ये जो भुजा है बराबर ए सी ये जो भुजा है बराबर बी सी ये जो भुजा है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु शब्द में ध्यान दीजिए, समद्विबाहु, समान द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, समान दो भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर। ठीक है, यानी ये अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भुजा कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब समझ में आया? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। ठीक है, एक तीसरा त्रिभुज के बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया ही है, वो होता है समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकारों पर। चतुर्भुज, चतुर्भुज को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 4 साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, उसको चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये चतुर्भुज कई प्रकार का होता है, खास तौर पे 2 प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? समान अंतर वाला चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं
समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, जैसे अगर ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज का मतलब है ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और बराबर होने के साथ साथ में वो समानांतर भी हैं। यानी ए बी समांतर, समांतर का चिन्ह होता है ये खड़ी लाइनें दो, डी सी और ए डी समांतर बी सी। आई बात समझ? तो पहले प्रकार का जो चतुर्भुज है, पहले प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल है, वो है हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो चतुर्भुज का प्रकार होता है वो होता है समचतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज या रोम्बस। समचतुर्भुज का मतलब होता है, रोम्बस का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी समानांतर तो होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज या रोम्बस। ठीक है, आए बस। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज का एक सुधरा हुआ रूप है आयत, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत में और समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में अंतर क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर आयत में भी होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर दोनों में होती हैं और इनकी साइज भी बराबर दोनों में होती है। अंतर क्या है? आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं, ये डायगोनल विकर्ण को बोलते हैं, डायगोनल। ये जो विकर्ण होते हैं ये समान होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, समान होते हैं, दोनों की दूरी समान होती है। जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। आयत है तो दोनों विकर्ण समान होंगे। ठीक है, अगर आयत है तो विकर्ण समान होंगे ही होंगे, डायगोनल समान होंगे ही होंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज वर्ग की तरह ही होता है, स्क्वायर वर्ग की तरह होता है। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है? इसमें जो अंतर है वो भी यही है कि आमने सामने की भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों में होती है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी आमने सामने सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग के अंदर जो विकर्ण होते हैं ये बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया। ठीक है। एक और चतुर्भुज होता है, उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैपेजियम, वैसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसकी विशेषता क्या होती है? इस चतुर्भुज में आमने सामने की एक भुजा, दोनों भुजाएं नहीं, आमने सामने की एक भुजा समानांतर होती है, पैरेलल होती है। आमने सामने की एक भुजा पैरेलल होती है। ठीक है, और बाकी पैरेलल नहीं होती। आमने सामने की सिर्फ एक भुजा ही पैरेलल होती है। इसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज या ट्रैपेजियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।